हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। दोस्तों, जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो ये हमें एक खूबसूरत ब्लू प्लेनेट लगती है। हमारी अर्थ का 3/4 सरफेस वाटर से कवर्ड है। तो फिर एक बेसिक सवाल आता है, अगर इतना पानी है तो हमें वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की कमी क्यों फेस करनी पड़ती है? क्योंकि सच्चाई ये है कि इस टोटल पानी में 96.5% पानी तो ओशियंस में है, जो कि बहुत सॉल्टी है और हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास में 2.5% फ्रेश वाटर है और इसमें भी एक ट्विस्ट है। 2.5 फ्रेश वाटर का 70% हिस्सा तो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में फ्रोजन है। तो एसेंशियली हमारे पास में मात्र 30% फ्रेश वाटर बचता है, जो ग्राउंड वाटर और सरफेस पर रन ऑफ की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसे हम एक्चुअली यूज़ करते हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर साइकिल के थ्रू लगातार रीन्यू और रिचार्ज होता रहता है। चलिए समझते हैं इस चैप्टर के पहले मेजर टॉपिक में। सबसे पहले वाटर स्कैरसिटी होती क्या है। सिंपल शब्दों में समझें तो पानी की कमी होना ही वाटर स्कैरसिटी है। जैसे हम पानी की कमी के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में राजस्थान के सूखे डेजर्ट्स या लंबे रास्ते तय करके मटके में पानी भर लाती हुई महिलाएं नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों, वाटर स्कैरसिटी सिर्फ सूखी जगह पर नहीं होती। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोलकाता। कभी कभी कोलकाता में भी इतनी बारिश होती है कि फ्लड्स आ जाते हैं, लेकिन पानी पॉल्यूटेड होने की वजह से पीने लायक नहीं होता। वहाँ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो आखिर पानी की कमी के मेन कॉजेज क्या हैं? लेट्स डिस्कस 5 मेजर रीजंस। सबसे पहला, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ती पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए। इस वजह से पानी का अनइक्वल एक्सेस होता जा रहा है। अमीरों के घर में स्विमिंग पूल्स होते हैं, पर गरीब बूंद बूंद को तरसते हैं। सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स अपने खेत में ट्यूबवेल्स लगाकर हैवी इरिगेशन करते हैं, जिससे ज़मीन के नीचे का ग्राउंड वाटर लेवल तेज़ी से गिरता जा रहा है। थर्ड, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बहुत सी इंडस्ट्रीज लग गई। इंडस्ट्रीज पानी का हैवी यूज़ करती तो हैं, लेकिन पर इनको चलाने के लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी फ्रेश वाटर से ही आती है। इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 22% हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही आता है। फोर्थ, अर्बनाइजेशन। गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं। बढ़ती हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज में लोगों को अपने खुद के ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस लगवा लिए हैं, जिससे सिटीज़ में पानी ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। फिफ्थ, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, पॉल्यूशन। ये एक क्वालिटेटिव रीज़न है। पानी अवेलेबल तो है, पर वो पीने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का टॉक्सिक वेस्ट और एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स सीधे रिवर्स में, लेक्स में डाल दिए जाते हैं, जिससे पानी पहले ही खराब हो जाता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया, जिसका गोल है रूरल हाउस होल्ड को 55 लीटर्स पर कैपिटा टैप वाटर सप्लाई इंश्योर करना। हमें पानी को कंजर्व करना ही होगा, वरना हमारी हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और पूरा इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाएगा। अब सवाल आता है, हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि डैम्स बनाना। तो आखिर डैम होता क्या है? डैम फ्लोइंग वाटर के रास्ते में एक बैरियर होता है जो पानी के फ्लो को रोकने या मैनेज करने के काम आता है, और इसके पीछे एक लेक या रेजर्वोयर बन जाता है। आज के टाइम पे डैम्स को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। पहले डैम सिर्फ इरिगेशन के लिए बनते थे, पर आज इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, इनलैंड नेविगेशन और फिशिंग और ब्रीडिंग के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सतलुज बियास रिवर पर भाखरा नागल डैम और महानदी पर हीराकुंड डैम। इनके इतने फायदे देखकर हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पिछले कुछ सालों में मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के बहुत ज़्यादा विरोध हुए हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों। अफेक्ट्स ऑफ नेचुरल फ्लो। डैम रिवर के नेचुरल फ्लो को रोक देता है, जिससे सेडिमेंट्स फ्लो रुक जाता है और रिजर्वियर के बॉटम पर मिट्टी और पत्थर जमा होने लगते हैं। इससे एक्वाटिक लाइफ को बहुत नुकसान होता है और फिशेस को माइग्रेट करने में दिक्कत होती है। सोशल मूवमेंट्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डैम बनने से आसपास के फॉरेस्ट और मिट्टी डूब जाती है। जो लोकल लोग वहाँ रहते हैं, उन्हें अपना घर और ज़मीन छोड़नी पड़ती है। उन्हें उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना अमीर किसानों और इंडस्ट्रीज को मिलता है। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन और तेहरी देम आंदोलन जैसे मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। डैम से पानी मिलने के बाद फार्मर्स ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे जिनमें बहुत पानी लगता है। इससे ज़मीन की मिट्टी नमकीन होती जा रही है और अमीर और गरीब किसानों के बीच में एक सोशल गैप और बढ़ गया है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। जब एक रिवर 2 स्टेट से गुजरती है तो डैम बनने पर डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट,
जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा डैम बनाए जाने पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि उनका पानी कम हो गया। फेलियर इन फ्लड कंट्रोल। आयरनी देखिए, जो डैम्स फ्लड्स रोकने के लिए बनाए थे वही फ्लड्स का कारण बन जाते हैं। जब हैवी रेन्स होती है और रिजर्वियर मिट्टी से भर चुका होता है तो पानी ओवरफ्लो करके भयंकर बाढ़ ले लेता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डैम्स के इतने सारे सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखकर लोगों को रियलाइज हुआ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ज़्यादा बेटर और सेफ अल्टरनेटिव है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है बारिश के पानी को कलेक्ट करना और फ्यूचर के लिए स्टोर करना। इंडिया में लोग सदियों से लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते आ रहे हैं। लेट्स लुक एट समथिंग अमेजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। इन हिली एरियाज एंड माउंटेन रीजन्स हिमालयास, लोग गुल्स और कुल्स नाम के डाइवर्जन चैनल्स बनाते थे जो बारिश और झरने के पानी को उनके एग्रीकल्चर फील्ड्स तक ले जाते थे। इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, लोग बाढ़ के पानी को यूज करने के लिए इनहुंडेशन चैनल्स बनाते थे जो उनके खेतों में इरिगेशन करता था। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान जैसे जैसलमेर, लोग अपने खेतों को ही रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे बारिश का पानी वहां रुक जाए और जमीन मॉइस्चर सोक कर ले। इनको जैसलमेर में खारडेंस और बाकी जगहों पर जोहाट्स कहा जाता है। अब आता है टॉपिक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड टंकास। राजस्थान के बीकानेर और फालोदी और बाड़मेर जैसे सेमी एरिड रीजन्स में लगभग हर घर में पीने का पानी स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड टंकास बनाए जाते हैं। ये टंकास इतने बड़े होते हैं, एक कमरे के बराबर लगते हैं। घर की ढलान वाली स्लोपिंग छतों पर जब बारिश होती है तो पीवीसी पाइप के थ्रू ये पानी फिल्टर होकर अंडरग्राउंड टंकास में कनेक्ट हो जाता है। गर्मियों में जब बाकी सोर्सेज सूख जाते हैं तब ये टंका बहुत काम आते हैं। और मजेदार बात यह है, राजस्थान में बारिश का पानी को पालार पानी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर कहा जाता है। साथ ही क्योंकि ये टंकास जमीन के नीचे होते हैं, ये घर के कमरों को ठंडा भी रखते हैं। आजकल राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनल से पानी आ रहा है। ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन इंडिया के दूसरे हिस्सों में एक मिसाल कायम है। कर्नाटक के गेंदाथुर विलेज, यहाँ के लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, लगभग 200 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। आज ये गांव हर साल लगभग 1 लाख लीटर्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट करता है। और क्या आपको पता है, तमिलनाडु इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने पूरे स्टेट में हर घर के लिए एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना लिया है, जो कि लीगली कंपलसरी कर दिया गया है। अगर कोई रूल तोड़ेगा तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। शिलोंग और मेघालय, जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे चेरापूंजी और मैसूरियम के पास में, वहाँ भी एक्यूट वाटर स्टोरेज है, इसलिए वहाँ 15 to 25% रिक्वायरमेंट रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पूरी होती है। एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है मेघालय के बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये 200 साल पुराना सिस्टम है जिसमें बांस के पाइप्स की मदद से झरनों का पानी सैकड़ों मीटर दूर पहाड़ों की रूट्स तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होती। तो दोस्तों, ये था हमारे पूरे चैप्टर वाटर रिसोर्सेस। इस वीडियो में हमने देखा कि अर्थ पर पानी तो बहुत है, लेकिन हमारे यूज करने के लिए फ्रेश वाटर्स बहुत लिमिटेड है। बढ़ती पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज की वजह से हमें वाटर स्कैरसिटी फेस करनी पड़ रही है। अगर हम अभी पानी को केयरफुली यूज और मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर क्राइसिस में पड़ जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए, पानी बचाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।